देखिए मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था गोली दर्पण के बारे में। यानी तुम पिछले वीडियो में गोली दर्पण और उसके प्रकारों का अध्ययन कर चुके हो। गोली दर्पण में तुमने उससे संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी होंगी, जैसे दर्पण का ध्रुव था, दर्पण का द्वारक था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस। इस तरह तुमने कई एक गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी थी। अब वहां पर तुमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, एक फोकस दूरी थी और दूसरी तुम्हारी वक्रता त्रिज्या थी। पहली थी फोकस दूरी और दूसरी वक्रता त्रिज्या। तो हम यहीं से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। क्या बताएंगे तुम्हें? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कहने का तात्पर्य फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने के लिए एक तो इसकी ज्यामितीय विधि होती है। क्या विधि होती है तुम्हारी? ज्यामितीय विधि होती है। और एक तुम्हारा जो उसका लघु रूप होता है उसमें सीधा उसका निचोड़ निकल के आ जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जिससे पता चलता है कि जो फोकस दूरी होती है, मान लो तुम्हारा कोई भी दर्पण है, ये मान लो तुम्हारा कोई दर्पण है, इस दर्पण के ये तुम्हारा मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। यहाँ से इसकी त्रिज्या तुम्हारी r है। त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? r है। और यहाँ पर मान लो इसका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस में मैंने तुम्हें बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो तुम्हारी फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी यानी इस दूरी और वक्रता त्रिज्या यहाँ तक की दूरी में जो संबंध होता है वो होता है फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर r/2। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ से तुम्हारे किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर होगी तो उसकी जो तुम्हारी फोकस दूरी होगी इसकी ठीक आधी, यानी 10/2, इससे क्रॉस करोगे 5, यानी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की संपूर्ण ज्यामिति विधि पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे हम इससे भी सॉल्व करा देंगे। देखते हैं इसी श्रृंखला में आगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध के बाद यहाँ से मैंने तुम्हें टॉपिक कराया था प्रतिबिंब। क्या कराया था? प्रतिबिंब। उस टॉपिक में तुमने प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ी थी। प्रतिबिंब की परिभाषा में क्या होता था कि किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती थी उससे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब खींचने के तुम्हारे 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा कोई अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो पहला नियम तुम्हारा ये होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। कहाँ से होकर के जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहने का तात्पर्य प्रथम नियम आपका ये हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले हर एक प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा नियम ठीक इसका विपरीत नियम होता है। कैसा होता है? इसका विपरीत नियम होता है। विपरीत नियम का ये मतलब है, मान लो ये तुम्हारा कोई अवतल दर्पण है, ये इसके मुख्य अक्ष है, तो दूसरे नियम के अनुसार ये होता है कि किसी भी दर्पण के, ये मान लो इसका मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का तात्पर्य पहले नियम का दूसरा नियम ठीक विपरीत होता है। पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था? जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी,
दूसरे में ठीक इसका उल्टा पड़ा, जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आगे तो नियम समझ में। तीसरा नियम होता है तुम्हारा कि किसी भी दर्पण के जो वक्रता केंद्र होता है, मैंने तो वक्रता केंद्र पढ़ाया था, वक्रता केंद्र आपका क्या था कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी जो दर्पण है उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। कहने के तात्पर्य जिस मार्ग से आगे जाएगी और उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इस तरह हमने प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम पढ़े। कितने नियम पढ़े? 3, जिसमें आपका प्रथम नियम था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से आखिर इन नियमों की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लो ये हमारा कोई दर्पण है, क्या है यहाँ पे कोई दर्पण है। इस दर्पण की ये आपकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका दर्पण का ध्रुव यानी P होता है। यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है? यहाँ पे एक वस्तु रखी है। इस वस्तु को मैंने मान लिया O और O डैश। क्या मान लिया? O और O डैश। अब हमें इन प्रतिबिंब खींचने के नियमों की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करना है, यानी प्रतिबिंब खींच के स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्रतिबिंब खींचने के लिए 3 नियमों में से प्रतिबिंब बनने के लिए किन्हीं 2 नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं, मान लो यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर सीधी जाती है और यहाँ से परावर्तित होकर के सीधी मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। यहाँ पे मान लो आपका मुख्य फोकस है। पहला नियम आया समझ में? पहले नियम में क्या बताया था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से वस्तु रखी हुई थी, इसके मुख्य अक्ष जो था उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। अगला नियम मैंने तुम्हें बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी प्रकाश की किरण है वो वापस उसी मार्ग पर जाएगी और उसी मार्ग पर वापस आएगी। मान लो यहाँ से दूसरी कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वापस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये दोनों जो प्रकाश की किरण वस्तु से 2 किरणें चली थी, एक मुख्य अक्ष के समांतर थी, फोकस से होकर निकली, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गई और वापस परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आई। ये दोनों प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपस में मिल रही है। वहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर। तो ये जो पहली वस्तु थी, इस वस्तु का इस स्थान पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, जिसे I और I डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? I और I डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो आशा है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं। प्रतिबिंब खींचने का आपको मैंने 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरे नियम में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तीसरा था तुम्हारा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। उदाहरण से मैंने बताया, मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से जाने वाली ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर लौट आई। ये दोनों जिस बिंदु पर टकराते हैं वहाँ पर पहली वस्तु का अभीष्ट प्रतिबिंब बन करके तैयार होता है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।